अस्सलाम, आवाज आ रही है। अस्सलाम, आवाज आ रही है। आज हम अपने लेक्चर को फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हुक्सला एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी तक हमने फिजिक्स ऑफ सॉलिड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो एग्जाम में आई हुई हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई भी अगर आप सुबह देख लें, पेपर उठा के देख लें, ये फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स या इलास्टिसिटी जो भी आप इस चैप्टर को नाम दे लें, इसमें क्वेश्चन लाजमी आए हुए हैं और इंटरव्यू का भी पार्ट ये रहे हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान में ना बहुत सी जो टीचर्स हजरात होती हैं वो सॉलिड्स में क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन करती हैं, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है जिस बंदे ने अपनी वो जिस फील्ड का वो स्पेशलाइज है, तो जब इंटरव्यू में वो क्वेश्चनिंग करेगा तो वो अपनी फील्ड से लाजमी क्वेश्चन करेगा। और इसी तरह जब वो पेपर बनाएगा तो वो ज़ाहिर अपनी फील्ड से रिलेटेड वो लाजमी क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए जब इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब वो आपका टाइम आता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जो इंटरव्यू पैनल है उसमें किस किस फील्ड का जो स्पेशलाइज बंदा बैठा हुआ है। तो अगर कोई लेजर वाला है तो वो फिर आपको लेजर से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी करने चाहिए। अगर सॉलिड वाला है तो सॉलिड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लाजमी करने चाहिए, क्योंकि अपने आप को रख के देख लें कि अगर आप जिस फील्ड का बंदे हैं तो ज़रा वो फील्ड आपके लिए ज़्यादा वो मतलब अच्छी होती है, आपको उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो आप ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो उसके सवाल लाजमी जवाब दें। तो इसलिए आपने क्या करना है, जब इंटरव्यू पैनल होता है तो उसकी अगर आपको ये पता चल जाए कि ये हजरात इंटरव्यू ले रही हैं और ये फिजिक्स का और ये सॉलिड वाला है, ये नैनो वाला है और ये फलाना है, तो उस फील्ड से रिलेटेड आपने क्वेश्चन लाजमी करनी है। चूंकि पाकिस्तान में सॉलिड वाले बंदे बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हुक्स लॉ की डेफिनेशन पेपर में आई हुई है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन भी आई हुई है। तो देखिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये आवाज में डिस्टॉर्शन है या आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है? किसी को सही आवाज आ रही है? वो इंटरनेट का इशू है ना, मतलब सिग्नल जब अच्छे हो जाते हैं तो आवाज सही आ जाती है। तो देखिए जो मॉड्यूलस वेलोसिटी ये क्या होती है, आप जानते हैं हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो जब इस आप प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो आपको एक इंटर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो जो आपने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है वो वो कांस्टेंट है, उसका नाम है कैपिटल ई, और इसका कांस्टेंट का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कुछ कांस्टेंट ऐसी होती हैं कि जिस पर हम वो मोस्टली हम लिखते हैं के कांस्टेंट, तो उसका कोई नाम नहीं होता, जस्ट हम बोल देते हैं कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो ये ऐसे केस में आपकी मर्जी होती है कि आप जो मर्जी कांस्टेंट आप यूज कर लें। जहाँ पर के कांस्टेंट यूज होता है ना नॉर्मली, वहां पर आपके पास चॉइस होती है, आप एम एन और सी जो मर्जी यूज कर लें, क्योंकि उस कांस्टेंट का कोई नाम होता नहीं है तो आपके पास चॉइस होती है। लेकिन जो ऐसे केस जहाँ पर कांस्टेंट का नाम होता है फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और उसकी जो सिंबल होती है वही सिंबल आपने यूज करनी होती है। अगर आप स्मॉल ही लिखेंगे तो वो अब आपका गलत हो जाएगा, अगर कोई और सिंबल यूज करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो मेरा ये सवाल है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड करता है या नहीं करता? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड करता है या नहीं करता, बताएं।
किसी को नहीं जवाब आता? सारी क्लास में खामोशी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना स्ट्रेस पे डिपेंड करता है ना स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जिन स्टूडेंट को रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पता है ना कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता, इसी तरह जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी की जहाँ पर आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू ने क्या रहा है? अगर स्ट्रेस आप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से इनकी वैल्यू क्या रहेगी? इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये सिर्फ वो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा केस ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब जाहिर है कि जो क्योंकि ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, और आप जानते हैं कि टेम्परेचर से आप बॉडी की जो नेचर है उसको आप चेंज कर सकती हैं, क्योंकि जो बॉडी जिस पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को आप डिस्टर्ब कर सकती हैं, आप चेंज कर सकती हैं बाय यूजिंग टेम्परेचर। तो इस वजह से जो मटेरियल मटेरियल वो जो चीजें मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, मटेरियल ऑफ द बॉडी पर, तो वो टेम्परेचर पर भी लाजमी डिपेंड करेंगी। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? ये मैंने आपने कनेक्शन चेंज किया ना इंटरनेट का, क्योंकि ये अभी मैं जो कनेक्शन यूज करता हूँ ये बहुत तंग करता है। तो इसलिए कुछ दिनों तक अपना ये कनेक्शन चेंज कर देना, तो तब तक ये इंटरनेट की में भी आपको इशू दरपेश रहे। तो इसका सोल्यूशन फिलहाल यही है कि रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको जो आवाज़ है वो बिल्कुल सही सुनाई देगी, उसमें डिस्टॉर्शन आपको नहीं नजर आएगी। अभी तक आपसे स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती, ऐसे ही है ना? तो मैं ये बता रहा था कि जो कांस्टेंट नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो मैं ये कह रहा था कि जो मटेरियल नेचर ऑफ द मटेरियल वो बॉडी पे डिपेंड करती हैं, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेंगे। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि जो बॉडी की जो नेचर है वो किस वजह से होती है? वो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स पर होती है। आप जानते हैं कि अगर एटम्स की अरेंजमेंट आप चेंज करें तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। केमिस्ट्री में आपने ये देखा होगा स्ट्रक्चर फार्मूला, ये उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम होती हैं। तो मतलब जैसे दो कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। एटम्स की अरेंजमेंट है।
तो जिस वजह से दोनों का हालांकि मालिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होने की वजह से वो आपको तो यहाँ तक आपका कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, ज़ाहिर है जो नेचर पे डिपेंड करेगा, वो लेंथ वॉल्यूम वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तीन टाइप्स होती हैं, जिस तरह आपने पढ़ा था स्ट्रेस की, आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, तो उसके लिहाज से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी टाइप होती है। पहला यंग मॉडुलस, तो इट इज डिफाइंड एज, तो जब लेंथ में चेंज आती है ना, तो यानी कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में तब्दीली आ जाए, तो उसको जो प्रोड्यूस हो उसको आप क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको वाई, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका पहला फार्मूला है, ये वाला, और ये इसका दूसरा फार्मूला है। दोनों फार्मूले आपका आना चाहिए। और ये एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है कि अगर आप क्या करती हैं, आपका जो स्ट्रेस अप्लाई करने से आपका जो स्ट्रेन है वो, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, ये एमसीक्यू बड़े डिफरेंट वे से आपसे पेपर में पूछा गया है कि अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से वायर की जो लेंथ है वो डबल हो जाती है, तो यंग मॉडुलस किसके बराबर होगा। तो यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है, यंग मॉडुलस आपका स्ट्रेस के बराबर होता है, क्योंकि स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, स्ट्रेन होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ कितनी है, 2L होगी ना, डबल हो गई। इनिशियल लेंथ उसकी L है और डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, तो उसका स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई, 1।